पिछली वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी एरोज़ की। बाकी एवरीथिंग ठीक है कि हम जब फॉरवर्डिंग करते हैं तो हमारा एक्जी से हम इसको आईडी में नहीं बल्कि एक्जी से हम एक्जी ही लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि ये हमारा एक्जी यानी कि ALU वाला यूनिट है। तो यहाँ पर ALU यूनिट के अंदर हमारे पास मक्सीज़ लगे हुए हैं, ठीक है। और इन मक्सीज़ के थ्रू हम फॉरवर्डिंग को हैंडल कर रहे थे। तो ये आईडी वाली स्टेज है, तो आपने आईडी के अंदर एरो नहीं लगाना, आपने एक्जी यानी कि AL यूनिट के अंदर स्टेज के अंदर आपने एरो लगाना है, ठीक है। यहाँ से ये भी एक्जी से एक्जी की तरफ ही एरो जाएगा। देन मेमोरी से ये लोड वाली इंस्ट्रक्शन है और यहाँ से भी ये एक्जी की तरफ जाएगा, ये आईडी की तरफ नहीं जाएगा। एंड देन यहाँ से भी मेमोरी से ये अच्छा ये स्टोर वाली इंस्ट्रक्शन है। तो स्टोर की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है x13 जो कि यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हो के आ रही है, तो वो वैल्यू हमारे पास जाती है सीधा मेमोरी के अंदर, क्योंकि मेमोरी ब्लॉक के अंदर हमें उस वैल्यू की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक्जी से मेमोरी की तरफ जाएगी, ठीक है। बस ये दो एक मिस्टेक्स थी जो पिछली वीडियो में मेरे से बाई चांस होगी, इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ। तो इसको आप बस ठीक कर लें और इसके अलावा बाकी सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में कंट्रोल हैज़र्ड्स को देखेंगे। ये पाइपलाइन में किस तरह से हमारे पास परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। देन हम समरी को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल हैज़र्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। ये आते क्यों हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लें, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी आप देख लो, उसमें इफ़ एल्स, लूप्स, फंक्शन कॉल, ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है। अब ये जो इफ़ एल्स, लूप्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये अगर मैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दूं तो ये उन इंस्ट्रक्शंस के दरमियान में जंप वगैरह करते हैं, या वो जंप फॉरवर्ड होता है या वो जंप बैकवर्ड होता है, ठीक है। अब ये लूप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जंप फॉरवर्ड करते हैं कि बैकवर्ड करते हैं। अब मेन मैं जो कीवर्ड समझाना चाह रहा हूँ वो जंप है, ठीक है। कंट्रोल हैज़र्ड क्या होता है कि आपके किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो एकदम से जंप करके किसी और दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर चला जाता है। अब ये पाइपलाइन के अंदर किस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है और पाइपलाइन की एफिशिएंसी को ख़राब करता है, हम इस चीज़ को देखें। प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि यार अच्छा ठीक है, ये जंप हो रहा है और उसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। अब इसके सोल्यूशन क्या है। इसके सोल्यूशन है तीन टाइप्स के हैं। एक स्टॉलिंग है, दूसरा अर्ली ब्रांच एग्जीक्यूशन है और तीसरा ब्रांच प्रिडिक्शन है। अब हम बारी बारी करके इन तीनों को देखते हैं। स्टॉलिंग है तो हम सबको पता है कि भाई ये क्या है। स्टॉलिंग एक इमरजेंसी ब्रेक है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एक ब्रांच की एक इंस्ट्रक्शन आती है, हम उसके ऊपर ना एक इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं 3 साइकिल्स का, ठीक है। और उसके बाद हम ना अगली इंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें काबिल गौर हैं। हमें तो पता है जो एक्जी हमारे पास स्टेज है उसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशन हो जाती है, तो हमें यहाँ पर पता लगना चाहिए और हम अपनी जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो इससे एक साइकिल हमारे पास बच जाएगी। दूसरी बात ये कि हमारे पास 3 ही साइकिल क्यों लग रही हैं। मैंने तो पिछली वीडियो में कहा था कि भाई कोई 2 इंस्ट्रक्शन के दरमियान में मैक्सिमम जो स्टॉल हमारे पास आ सकता है वो 2 स्टॉल आ सकते हैं, यहाँ पर 3 क्यों आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें ना एक डेटा पाथ को देखना पड़ेगा जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच वाली स्टेज है, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिकोड वाली स्टेज है, ये हमारे पास एक्जी वाली स्टेज है ALU यूनिट, ये हमारे पास मेम वाली स्टेज है डेटा मेमोरी, और ये हमारे पास बाकी राइट बैक वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो ALU यूनिट यहाँ तक है, ठीक है। ये जो आंसर प्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पर मेमोरी के अंदर जा रहा है, और एक ये ज़ीरो पिन है। ज़ीरो पिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि हम कंपैरिजन जब करते हैं, ठीक है, तो अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो हम ज़ीरो पिन को 1 कर देते हैं, अगर इसका आंसर ज़ीरो नहीं होता तो हम ज़ीरो पिन को 0 कर देते हैं, ठीक है। इससे हमें बस कंपैरिजन में फटाफट पता लग जाता है कि ये इक्वल है कि नहीं, और इसको हम अर्ली रिजल्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़ीरो पिन ऊपर जा रही है और इस एंड गेट के पास जा रही है, ठीक है। अगेन मैं वही बात के ऊपर आता हूँ कि हमारा AL यूनिट यहाँ तक है। इसने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया वो अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर जा रही है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाने का मतलब ये है कि ब्रांच हमारे पास कैलकुलेट तो यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन उसकी जो असल रिजल्ट है वो हमारे पास मेमोरी स्टेज के ऊपर आएगा, वो एक्जी स्टेज के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब यही चीज़ को हम यहाँ पर मैप करते हैं
हमारे पास रिजल्ट जो ब्रांच का वो मेमोरी स्टेज के ऊपर आया। जैसे ही मेमोरी स्टेज के ऊपर हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठा के उसको पाइपलाइन के अंदर डालना है, तो फिर हम यहाँ से वो वाली इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे अगली साइकिल से। ठीक है, हम इसके बिल्कुल कंसेक्यूटिव यहाँ से अगली साइकिल शुरू नहीं करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया बिल्कुल एक लॉजिकल वे के क्यों हमारे पास 3 स्टॉल्स आ रहे हैं और क्यों हम एक्जी नहीं मेमोरी के आगे से हम अगली इंस्ट्रक्शन को शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जिनको यहाँ तक समझ आ गई तो ठीक है, वो आगे ये वाला पार्ट स्किप कर दें। जिनको नहीं समझ आई, मैं उनको ये बताने लगा हूँ कि 3 स्टॉल ही क्यों लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हमारे पास जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन फैच वाली स्टेज के ऊपर आती है, कोई मसला नहीं। जब वो डिकोड वाली स्टेज के ऊपर आती है तो पीछे एक और इंस्ट्रक्शन आ गई है। जब वो नेक्स्ट EXE स्टेज के ऊपर जाएगी तब भी हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन आ जाएगी पीछे पाइपलाइन के अंदर, तो हमारे पास टोटल 2 इंस्ट्रक्शन होगी। अब मेमोरी वाली स्टेज के ऊपर जाके वो एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमें पता चलेगा कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन हमने चलानी है। तब तक हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर आ चुकी होती हैं। ठीक है, तो अब इन 3 इंस्ट्रक्शन ना आए गलत वाली, इसलिए हम 3 बार स्टॉल करते हैं, यानी कि 3 साइकिल का हम पॉज ले लेते हैं। अब यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा कि हम 3 साइकिल का पॉज क्यों ले रहे हैं और हम क्यों यहाँ से मेमोरी के बिल्कुल बाद यहाँ पर आके इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे हैं अगली इंस्ट्रक्शन की। अब हम स्टॉलिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो यह भाई सिंपल हार्डवेयर, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और हमारे पास 100% ग्रेंटेड रिजल्ट आ रहा है। देन हमारे पास कोई भी अंडर लॉजिक नहीं है। कौन इसका ये है कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम सारी ज़िंदगी यही करते रहे हैं कि भाई जो क्लॉक साइकिल है वो हमने सेव करनी है, और यहाँ पर एक एक ब्रांच के ऊपर हम 3 साइकिल ऐसे लुटा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब पाइपलाइनिंग की जो एफिशिएंसी है वो हमने ख़राब कर दी है, और दूसरा अनयूजेबल इन मॉडर्न CPUs। ज़ाहिर बात है हमारे CPUs इतने भी बुरे हालात नहीं आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ली ब्रांच एग्जीक्यूशन के ऊपर। अब अर्ली ब्रांच एग्जीक्यूशन ये क्या है, इसको हम देखते हैं। अब देखो हम यहाँ पर ब्रांच के ऊपर कर क्या रहे हैं। हमारे पास जो कैलकुलेशन है कि x1 इज़ इक्वल टू x3 है कि नहीं, वो एक्जी के अंदर हो रही है। अब ब्रांच लेनी है कि नहीं, वो हम मेमोरी के अंदर जाके कर रहे हैं। तो एक सियाने बंदे ने कहा कि भाई आप ये सारा काम आईडी स्टेज के अंदर क्यों नहीं कर लेते, यानी कि जैसे ही इंस्ट्रक्शन डिकोड हो हमें पता चले ये तो ब्रांच है, हमने कंपैरिजन ही तो करना है ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम x1 और x3 को पकड़ के यहाँ पर एक इतू सा हमने ना AL यूनिट लगा दी है। हम उसके अंदर इन दोनों रजिस्टर को भेजेंगे, अगर तो इक्वल हुए हमें पहले ही पता लग जाएगा। इससे क्या होगा, हमें सिर्फ एक साइकिल का स्टॉल लेना पड़ेगा, 2 साइकिल्स हमने सेव कर लिए। क्या बात है यहाँ से क्या सीन हो रहा है, यहाँ से भी आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम इसकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास ये एक ब्रांच आ गई है और यहाँ पर ये ब्रांच है। ठीक है, और इसको देख लेना। तो वो कहता क्या है कि आपकी जो ब्रांच एग्जीक्यूशन है ना वो आईडी स्टेज के ऊपर है। ठीक है, और ऑप्टिमाइज वगैरह हर चीज़ है, और आप इसको सोल्व करके दो। अच्छा, अब ये ना मैंने एक साइकिल्स के अंदर हमने इस चीज़ को कर लिया। अब हम ये डायग्राम से देखेंगे क्या सीन हो रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो कि ये ब्रांच आ गई है। ठीक है, और ये मेरे पास एंड की इंस्ट्रक्शन आ गई है, बाकी जो पीछे वाली इंस्ट्रक्शन थी वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि ब्रांच यहाँ से एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर ना ये मैंने रजिस्टर भी लगाए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर x1 और x3 जैसे ही इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई, मैंने साथ ही उनको कैलकुलेट किया कि ये इक्वल हैं कि नहीं। अब मुझे पता लग गया अच्छा ये इक्वल है, तो मैंने ब्रांच एग्जीक्यूट करनी है, यानी कि जहाँ पर मैंने जंप करना वो मैंने उस वाली इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाना है। अच्छा, अब मैं यहाँ से जंप करके मैंने कोई और इंस्ट्रक्शन को उठाना है, लेकिन एक जो गलत इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी हुई है एंड की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्रांच वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको आगे भेज देता हूँ। यहाँ पर जो एंड वाली इंस्ट्रक्शन मैंने फेच कर ली हुई है उसको मैं IF डॉट फ्लश कर देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर मेरे पास एक बबल क्रिएट हो गया। ठीक है, बबल का आपको अंदाजा होगा क्या। और उस बबल क्रिएट होने के बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन मैं फेच करूँगा वो लोड वाली होगी, जहाँ पर मेरी इस वाली ब्रांच ने जंप किया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ब्रीफ सा आप देख लो कि मैंने एक साइकिल के थ्रू मैंने इस चीज़ को समझा दिया। ओके, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल को भी सोल्व कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमारे पास ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और आपने करना कि कैलकुलेटेड इन आईडी स्टेज, यानी कि ब्रांच की जो कैलकुलेशन है वो आईडी स्टेज के ऊपर ही हो रही है। और यहाँ पर ये फजूल सी चीज़ है, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो
तो पहली इंस्ट्रक्शन आई वो एज इट इज़ आ गई। दूसरी इंस्ट्रक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन की, उसके अंदर मेरे पास x1 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो सिंपल सी फॉरवर्डिंग हो रही है। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्जी टू एक्जी ही फॉरवर्डिंग होती है, एक्जी टू आईडी नहीं होती। अच्छा, अब तीसरी इंस्ट्रक्शन ब्रांच की है, उसमें एक्स वन अगेन हमारे पास चाहिए, तो वो भी एक्जी टू आईडी यहाँ पर होगी। ठीक है, एक्जी तो आपने एक्जी नहीं करनी, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि आपने आईडी स्टेज के ऊपर हमारे पास कैलकुलेशन हो रही है, तो आप एक्जी टू आईडी डाल दो, बाकी एज इट इज़ सेम है, कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको आप वापस आके देख लो जब हम प्रिडिक्शन का टॉपिक पढ़ लेंगे, तो बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी इसको देख के समझ आ रही है। अच्छा, अब अर्ली ब्रांच एग्जीक्यूशन के हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोज है कि भाई मैसिव रिडक्शन है, आप जहाँ पर 3 स्टॉल्स लग रहे थे वहाँ पर अब 1 स्टॉल लग रहा है। लेट्स सपोज करो कि आपके पास 10 या 20 लेट्स सपोज करो 20 ब्रांच है, ठीक है, तो 20 टू 40 साइकिल्स आपने सेव कर ली हैं अर्ली ब्रांच एग्जीक्यूशन के थ्रू, और ओवरऑल हाई थ्रूपुट आ जाती है, लेस वेस्टेड वर्क आ जाता है। और कौन से इसके आप देख लो कि जब हम ये वाली चीज़ें डालते हैं ना, तो फिर हमारे पास डाटा हैज़र्ड जिनसे हम बच के यहाँ पर आए हैं वो दोबारा से आ जाएंगे, और काफ़ी गलत तरीके से, यानी कि काफ़ी वर्स्ट तरीके से आएंगे। क्या मतलब, लेट्स सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर एक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है और उसके पास ना x1, उसने यानी कि x1 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल ऊपर ही एक लोड की इंस्ट्रक्शन है जिसने x1 कैलकुलेट करना है, या x1 आप कह लो, यस कैलकुलेट करना है, हाँ कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो मेमोरी स्टेज के ऊपर जाके होगा, हमें आईडी स्टेज के ऊपर चाहिए, ओवरऑल हमारे पास जो साइकिल्स लगेंगे वो ज़्यादा लग जाएंगी, तो ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट बना देता है। दूसरा, हमारे पास क्लॉक स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होने का चांस है। वो कैसे होने का चांस है, हमें ना एक थंब रूल हमने पढ़ा था, क्या बोला कि जिस स्टेज के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, हम उतनी ही अपनी क्लॉक साइकिल की स्पीड रखेंगे। ये आई थिंक सो सेकंड या थर्ड लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उसके अंदर एग्जांपल क्या थी कि हम एक स्टेज को जो सबसे स्लोएस्ट स्टेज थी, हम उसका जो टाइम ले रहे थे वो 20 पिको सेकंड ले रहे थे, ठीक है। और इसको हमने कैलकुलेट करके देखा था, उसकी जो वैल्यू आ रही थी क्लॉक स्पीड में वो 5 गीगाहर्ट्ज़ आ रही थी। आईडी स्टेज के ऊपर आप डिकोड भी करवा रहे हो, आप एएल यूनिट के थ्रू उनका कंपैरिजन भी करवा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी जो ये टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो ओवरऑल जो क्लॉक की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आपने थोड़ा-सा फ़ायदा लेने के लिए इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ठीक है? तो ये भी बहुत चीज़ गलत हो गई है। अब तीसरी जो चीज़ है वो हार्डवेयर कॉस्ट है। अब हमने तो बस ये एक मतलब एक स्टेज के ऊपर देखना है, 5 स्टेजेस को हम देखना है। जब चिप बनती है, सीपीयू यूनिट्स बनते हैं, जीपीयू यूनिट्स बनते हैं, तो वो उसके अंदर बिलियंस ऑफ या मिलियंस ऑफ ये चीज़ें लगती हैं, ठीक है? तो अगर आप हर एक के अंदर एएल यूनिट छोटा-सा लगाते जाओगे तो हार्डवेयर कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा होती जाएगी। तो इन शॉर्ट आप अपनी क्लॉक स्पीड भी कम कर रहे हो, हार्डवेयर कॉस्ट भी बढ़ा रहे हो, तो भई आप कर क्या रहे हो, ठीक है? तो ये अर्ली ब्रांच की ये हमारे पास कौन सा है। देन हमारे पास इस कहानी का हीरो ब्रांच प्रिडिक्शन आ जाती है। ब्रांच प्रिडिक्शन क्या करती है, जिसको हम आम ज़बान में, आपकी और मेरी ज़बान में हम यही कहते हैं भाई सट्टा या जुआ वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेटेड जुआ करेंगे, ठीक है। जुआ जो किसी का ना हुआ, लेकिन हम वो यहाँ पर अपना करके रहेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास लॉन्गर जो पाइपलाइंस हैं वो मतलब ब्रांच को पहले ही नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन क्या कैसे करते हैं, उसके भी हम ऐसा नहीं है कि हवा में ही प्रिडिक्शन करेंगे, हम उसके कुछ रूल सेट करेंगे भाई, काम प्रॉपर काम के साथ हम जुआ खेलेंगे। तो हमारे पास ना ब्रांच की 2 टाइप्स होती हैं। एक यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। स्टैटिक ब्रांच यहाँ पर आप लिख लेता हूँ। अच्छा, स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन में हम क्या कहते हैं, हम ना एक हार्ड कोडेड कर देते हैं कि हम जब भी आपको ब्रांच आए ना, आपने हमेशा उसको ट्रू कर देना है, ठीक है। ये हार्ड कोडेड, ये स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन होती है। तो यहाँ पर भी आप देख लो, हम यहाँ पर कहते हैं कि आपने ना ब्रांच को हमेशा, लेट्स सपोज करो यहाँ पर हम कहते हैं फॉल्स कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जब ब्रांच यहाँ पर मेमोरी के अंदर जाके एग्जीक्यूट हुई, तो हमें पता लगा कि हमने तो जंप लेना है, लेकिन तब तक हम ये 3 साइकिल्स इस पाइपलाइन के अंदर लगा चुके थे। अब उन सब को फ्लश करना है, उन सब को साफ करना है, और फिर हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन को आईएफ स्टेज के ऊपर भेजना है, ठीक है। तो ये था स्टैटिक, बहुत ईजी सीन है। अब हम डायनेमिक के ऊपर आते हैं। डायनेमिक ब्रांच प्रिडिक्शन के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक है 1 बिट प्रिडिक्शन और एक है 2 बिट प्रिडिक्टर। 1 बिट प्रिडिक्टर के अंदर क्या सीन है कि हमारे पास, अच्छा अब इसको ना मैं थोड़ा सा तसल्ली से समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास ना मेमोरी के अंदर जहाँ पर मतलब सारे रजिस्टर्स और जो हमारे पास कोड वगैरह पड़ा होता है बेसिक सा कंप्यूटर को चलाने के लिए, वहाँ पर ही हमारे पास ना ब्रांच हिस्ट्री टेबल भी पड़ा होता है। अब ब्रांच हिस्ट्री टेबल कितने साइज़ का होता है, वो 2 की पावर k एंट्रीज़ का होता है। अब k क्या है,
जिस तरह से सीपीयू या चिप बनाते वक्त इंजीनियर्स उसकी क्लॉक स्पीड को सेट करते हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर वो इस के को भी सेट करते हैं। इस के को ना मैं आगे तसल्ली से बताने वाला हूँ, तो अभी के लिए आप के एज कोई नंबर समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब हर ब्रांच को ना कोई उसके कोड में से ही उसका ना नंबर निकालते हैं के बिट, ठीक है। अब वो क्या करता है, जब भी वो कोई ब्रांच आती है ना, लेट्स सपोज करो ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये कोड हमने एग्जीक्यूट किया और ये ब्रांच आ गई। अब इस ब्रांच के इवज जो के बिट है, यानी कि जो इसका इंडेक्स नंबर है, एज ए इंडेक्स हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। वो हम ब्रांच BHT के अंदर भेजते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि यार ज़ीरो है कि वन है। अगर तो ज़ीरो है तो हम कहते हैं ब्रांच हमने नहीं लेनी है, यानी कि नॉट ट्रू, ठीक है। और अगर हमने वन यहाँ से रीड कर लिया तो इसका मतलब है हमने ब्रांच एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो ये इसका यही रूल है। इसकी एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं फिर देख। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई एक लूप है हमारे पास, दिस वन एक फॉर लूप है, ठीक है, और वो 9 टाइम्स इन अ रो हमारे पास चल रहा है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक चल रहा है। और फिर ना वो इज़ नॉट टेकन वंस, यानी कि ये फिर लूप हमारे पास फॉल्स हो जाता है। तो बताओ कि मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है और वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं इसको अपने अंदाज में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने 1 से लेकर 9 तक इस लूप को चलाया, तब तक ये जो प्रिडिक्शन हो रही थी हमारे पास वो ट्रू हो रही थी। यानी कि अगर आप ये कहो कि इस ब्रांच के एवज हमारे पास कोई कोई कोड था, लेट्स सपोज करो 7 9 था, ठीक है। अब 7 9 इंडेक्स BHT के 79 इंडेक्स के ऊपर जाकर मैंने देखा वहाँ पर हमेशा 1 था। मैं इसको एग्जीक्यूट करता गया, ठीक है, मेरी पाइपलाइन भी बड़ी एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट होकर चलती जा रही है। अब जैसे ही वो आई की वैल्यू इज इक्वल टू 10 हुई, ठीक है, आई की वैल्यू 10 हुई, मैंने 1 बिट प्रिडिक्टर को देखते हुए मैंने यहाँ पर जाके देखा तो यहाँ पर 1 था, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया 1। लेकिन जब मैंने ब्रांच को एग्जीक्यूट किया तो उसका आंसर आया 0, यानी कि ब्रांच नहीं एग्जीक्यूट हुई, फॉल्स होगी। तो यहाँ पर मैं इसको हटा के ये 0 कर दूंगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो दोबारा कभी ये ब्रांच दोबारा से एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने दोबारा से इस BHT यानी कि ब्रांच हिस्ट्री टेबल के अंदर जाके देखा तो यहाँ पर तो 0 है, लेकिन मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कि ब्रांच ना फॉल्स हो जाएगी। लेकिन जब ब्रांच एग्जीक्यूट हुई तो वो तो ट्रू होगी। तो इन शॉर्ट मैंने 2 बार इनकरेक्टली इसको प्रिडिक्ट किया। तो 1 बिट प्रिडिक्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये लूप की 2 बार गलत प्रिडिक्शन करता है। सो 1 बिट प्रिडिक्टर के हम प्रोस देख लेते हैं। सिंपल हार्डवेयर है, कोई आपको लंबा चौड़ा हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ता और ये फास्ट है, ठीक है। और इसके अंदर ग्रेट फॉर ऑलवेज आपके पास कोई इनफाइनाइट लूप है, वाइल लूप, जो कि हम काफ़ी बार मतलब ज़्यादा टाइम लूप अगर चल रहा हो तो हम उसके अंदर यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ये ना बड़ा अच्छी चीज़ है। अगर हम इसके कॉन्स को देखें तो वही डबल मिस प्रिडिक्शन जो अभी मैंने आपको बताया, लूप के केस में ये 2 बार मिस प्रिडिक्शन करता है। ये पैटर्न्स को लर्न नहीं कर सकता कि कैसे पीछे क्या हो रहा था, अब आगे क्या हो रहा है। तो हमेशा मतलब इस एक ही बिट से क्या भाई यार कितने ही याद कर लेगा। देन हमारे पास कुलियंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वही के वाली जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर समझाने लगा हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो कि हमारे पास एक ब्रांच है, उसका है ना ये 32 बिट में ये कोड है, ठीक है। अब वही बात मैंने कही कि के की जो वैल्यू है ना वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। के 7 बिट का हो, 6 बिट का हो या 10 बिट का हो, जितने का भी हो, वो इंजीनियर्स पहले से इसको हार्ड कोडेड कर देते हैं। अब एक सीपीयू उसके अंदर वो कहता है कि के ना 10 बिट का होगा, ठीक है। मैंने इस इंस्ट्रक्शन में से 10 बिट्स को उठा लिया, ठीक है, के बिट आ गई। अब इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो वो 776 मेरे पास आ जाते हैं, एक डेसिमल के अंदर ये वैल्यू आ जाती है। अब मैं BHT के अंदर 776 रो के ऊपर जाके देखूंगा कि क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जाके देखूंगा क्या वैल्यू पड़ी हुई है, अगर तो 0 पड़ी है तो वही ज़रा सीन चला जाएगा। अब इसके अंदर वही कुलियंस क्या होती हैं कि लेट्स सपोज करो कि हमारे पास 2 ब्रांच है, उन सब के जो हमने 10 बिट्स उठाई वो दोनों सेम थी। अब वो दोनों एक ही मेमोरी के ऊपर जाके वो प्रिडिक्शन कर ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये आप बहुत गलत प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पर ये वो क्लियंस का ये वाला हिसाब है। ओके, तो हम 2 बिट प्रिडिक्टर के ऊपर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या सीन है कि आपने 2 बार गलत प्रिडिक्शन करनी है, तब जाके आप ना अपनी जो स्टेट है वो बदलो। क्या मतलब, सबसे इनिशियली आप कहते हो कि भाई मैंने प्रिडिक्ट किया कि नहीं टेकन होगी ब्रांच। अब जब आपने देखा कि वो तो टेकन होगी, लेकिन आप फिर भी अपनी बात पे अड़े रहते हो कि नहीं नहीं अभी भी नोट टेकन है। लेकिन इस बार वो कहता है कि अब दोबारा अगर टेकन होगी ना तो फिर मैं अगली बार प्रिडिक्ट करूँगा कि टेकन ही है, ठीक है। और अगेन दोबारा टेकन होगी, तो ये एक फ्लो डायग्राम है, स्टेट डायग्राम है, आप इसको देख लो, बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये हमारे पास एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या है, x1 इज लेस देन x10 है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई कितनी बार ये लूप रन करेगा, आप इसको करके देख लो। x1 के अंदर उसने पहले इनिशियल वैल्यू बता दी है, x10 के अंदर 3 है और x1 के अंदर 0 है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब ऐड होगा तो 1 इज़ लेस देन 3 ट्रू, एक बार चली। फिर अगली बार जब ये इंक्रीमेंट होगा 2 इज़ लेस देन 3, ये दूसरी बार चली। और फिर जब इंक्रीमेंट होगा 3 इज़ लेस देन 3, तो ये फॉल्स हो जाएगी। यानी कि 3 बार ये लूप चल रहा है। ओके, अब वो कहता है कि यार आप ना 1 बिट प्रिडिक्टर का यूज़ करो और बताओ कि कितनी बार हमने प्रिडिक्शन रॉन्ग किया है, और इनिशियली जो आपने प्रिडिक्टेड करना है वो नोट टेकन है, ठीक है। भाई पहली बार तो हमें पता, अब हमने पहले ही यानी कि अभी इसको एग्जीक्यूट किया तो 2 बार ट्रू है और तीसरी बार फॉल्स है एक्चुअल में, ठीक है। तो पहली बार हमने ब्रांच को एग्जीक्यूट किया, वो ट्रू थी, लेकिन हमने तो इनिशियली प्रिडिक्ट किया नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हमारे पास गलती होगी। हमने इस 1 बिट प्रिडिक्टर का वही था कि अगर 0 है तो अगर आपने गलत प्रिडिक्शन कर दी तो उसको फ्लिप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्लिप कर दिया, उसको ट्रू कर दिया। दूसरी बार हमने प्रिडिक्शन की कि ट्रू है, और दूसरी बार हुआ भी यही कि ट्रू है, बल्ले भी बल्ले। अगली बार हमने क्या प्रिडिक्शन की कि ट्रू है, लेकिन अगली बार हमारे पास फॉल्स हो गई थी ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ से अगेन ये हमारे पास गलत प्रिडिक्शन हुई, और हमने अपनी जो प्रिडिक्शन है उसको फ्लिप कर दिया, उसको नॉट ट्रू कर दिया। अब इन शॉर्ट हमारे पास जो 1 बिट प्रिडिक्टर है उसके अंदर हमारे पास 2 बार गलत प्रिडिक्शन हुई है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं 2 बिट प्रिडिक्टर के अंदर। यहाँ पर भी यही सीन है कि भाई आपने प्रिडिक्शन कितनी बार गलत हुई है वो बताना है, और आपने स्टार्ट करना है बॉटम लेफ्ट स्टेज से। बॉटम लेफ्ट स्टेज ये वाली है, ठीक है। ओके जी, हम देखते हैं पहली बार हमने जो एक्चुअल में हुआ था वो था ट्रू, लेकिन हमने यहाँ पर तो प्रिडिक्ट किया हुआ नोट टेकन, एक बार गलत हो गया। दूसरी बार हमने देखा कि हमने कहा कि ट्रू, यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल थी वो ट्रू थी, लेकिन हमने प्रिडिक्ट किया नोट टेकन। अच्छा, अब यहाँ से जैसे ही टेकन हुई हम इस वाली स्टेज के ऊपर आ गए। अच्छा, अगेन हमारे पास गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली स्टेज का हम प्रिडिक्शन ये करेंगे कि टेकन होगी। अगली बार जब हमने एक्चुअल में देखा तो वो नोट टेकन थी, लेकिन हमने प्रिडिक्शन की थी टेकन की, ये भी गलत होगी। तो वाह जी वाह, हमने 3 बार गलत प्रिडिक्शन कर दी, ठीक है। लेकिन ये छोटे लूप के लिए तो 2 बिट प्रिडिक्टर ने इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कई बार ये 1 बिट प्रिडिक्टर से अच्छा ही काम करता है। तो अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, उसकी भी कोई एग्जांपल को सोल्व कर लेते हैं। सीन ये है कि हमारे पास 100 इंस्ट्रक्शंस है और उसमें से 10 ब्रांच है, ठीक है, और हमारे पास जो मिस प्रिडिक्शन रेट है वो 40% है। और उसने कहा कि एक ब्रांच को अगर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो पेनल्टी पड़ेगी वो 3 साइकिल्स की पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये बताओ कि हाउ मैनी नंबर ऑफ साइकिल्स स्पेंड फ्लशिंग ड्यू टू द मिस प्रिडिक्शन प्रिडिक्टेड ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा, पहले हमने ये डाटा लिख लिया और उसके बाद हम देखते हैं मिस प्रिडिक्टेड जो ब्रांचेज हैं वो हमारे पास टोटल कितनी है, ठीक है। टोटल तो हमारे पास 10 ब्रांचेज हैं, उसके अंदर हमारे पास मिस प्रिडिक्शन रेट वो है 40%, ठीक है। 40% इंटू 10 किया, वो हमारे पास आ गया 4 ब्रांचेज, यानी कि 10 में से हर 4 ब्रांच ना हमारे पास मिस प्रिडिक्ट होगी। अब हमारे पास जो पेनल्टी पड़ रही है वो है 3 साइकिल्स की, 4 इंटू 3 किया, हमारे पास 12 आंसर आ गया। तो हमारे पास इस सारे में ना 12 साइकिल्स की पेनल्टी पड़ेगी। देन दूसरा क्वेश्चन वो ये कहता है कि एवरेज साइकिल पेनल्टी पर इंस्ट्रक्शन क्या पड़ेगी। हमारे पास जो पेनल्टी है वो आ गई, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो आ गई, हमने इनको डिवाइड कर दिया, 0.12 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन आ गई। ओके, अब यहाँ तक तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए काफ़ी है, मतलब वो यहाँ तक ही करते हैं 1 बिट 2 बिट प्रेडिक्टर बढ़ा के और दैट्स इट। लेकिन अगर आप बुक को फॉलो करें और आप और भी आगे एडवांस कॉन्सेप्ट को देखें तो वहाँ पर और भी आगे प्रेडिक्टर्स आते हैं, उसमें से एक है कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर। अब इसमें क्या चीज़ है कि कई कई बार कोड में होता है, हम लिखने वाले प्रोग्रामर इतने अच्छे कोड लिखते हैं, क्या बात है कि हम कहते हैं कि भाई अगर एक एग्जांपल ही है, अगर ये वाला इफ़ चल गया, ठीक है, और इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाली ब्रांच तो ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो उस केस में आपकी प्रेडिक्शन करनी काफ़ी ईजी हो जाएगी अगर आपने अच्छा प्रेडिक्टर रखा हुआ है। तो उस केस में कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर काफ़ी अच्छा काम करता है। एक और इसका नाम यूज़ करते हैं, आई थिंक सो MN प्रेडिक्टर, इस तरह से करके इसका नाम यूज़ करते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ईजी सीन है। अच्छा, अब एक और तरह का प्रिडिक्टर भी आ जाता है हमारे पास, टूर्नामेंट प्रिडिक्टर। टूर्नामेंट प्रिडिक्टर क्या करता है, वो ग्लोबल और लोकल प्रिडिक्टर को साथ में देखता है और देखता है कौन सा अच्छा काम कर रहा है, यानी कि किसके रिजल्ट्स सबसे ज़्यादा बार वो ट्रू हुए हैं, किसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि लोकल प्रिडिक्टर और ग्लोबल प्रिडिक्टर कौन से हैं। जो हमने 1 बिट 2 बिट प्रिडिक्टर देखे थे वो सारे लोकल थे, उसके बाद जो कोरिलेटिंग देखा वो ग्लोबल है, ठीक है। तो वो इन दोनों में से देखता है कि भाई किसका जवाब सबसे ज़्यादा सही आ रहा है, यानी कि किसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। तो उस लिहाज से वो सिलेक्टर करता है द मेटा प्रिडिक्टर, ठीक है। तो वो टूर्नामेंट करवाता है, भाई बताओ कौन सा है, खुद बैठ के वो मज़े लेता है, अच्छा तुम हो ये वाला करके।
ओके। अब एक ओवरऑल समरी को देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ना डाटा पाथ जो हमने शुरू किया हुआ था वो इस चैप्टर के आखिर तक ना, यानी कि हैज़र्ड्स के आखिर तक वो हमारे पास ये है। इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो किस चीज़ का इंक्रीज़ हुआ, वो डाटा हैज़र्ड डिटेक्शन यूनिट का हुआ कि कौन सी हैज़र्ड आपने यहाँ पर डिटेक्ट करनी है, उसके अगेंस्ट कौन से एक्शन लेने हैं। और एक IF डॉट फ्लश का लिया है, ठीक है, वो कंट्रोल हैज़र्ड्स के दरमियान में ही हमने इसको डिफ़ाइन किया और इसका क्या यूज़ है वो सारा मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम समरी के क्विक समरी के ऊपर आते हैं। स्ट्रक्चर हैज़र्ड क्या होता है कि हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस एक साथ एक मेमोरी के ब्लॉक को एक्सेस करने की शुरू करती हैं। हम क्या करते हैं, हम उन दो एक एक मेमोरी के ब्लॉक को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक जहाँ से हम इंस्ट्रक्शन फेच करता है और एक जहाँ पर मेमोरी के अंदर जाके वो सॉल्व करता है। तो ये वाला ईजी पार्ट था। देन हमारे पास आता है डाटा हैज़र्ड। डाटा हैज़र्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना एक इंस्ट्रक्शन किसी मेमोरी के ऊपर राइट करिए, किसी रजिस्टर के ऊपर राइट करिए, लेकिन उस साथ ही उसके पीछे वाली इंस्ट्रक्शन उसको रीड करना चाह रही है। तो इसके अंदर हमारे पास डाटा हैज़र्ड आ जाते हैं। देन इसके सॉल्यूशन के अंदर हमने स्टॉलिंग देखी थी और फॉरवर्डिंग देखी थी और फिर शेड्यूलिंग देखी थी। स्टॉलिंग वही इमरजेंसी आपका बटन होता है कि जिसको आप पुश करके सारा कुछ रोक देते हो। फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज के ऊपर हम डाटा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसके अंदर भी हमने दो कंडीशंस देखी थी, लोड यूज़ डाटा हैज़र्ड, डबल डाटा हैज़र्ड। ये क्या थी आप वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, बहुत ब्रीफ में इसको मैंने बताया हुआ। शेड्यूलिंग में हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपाइलर क्या करता है कि जब आप कोड को रन करते हो वो सारे आपके कोड के यानी कि इंस्ट्रक्शंस को देखता है, उनको फिर ना शेड्यूलिंग करता है, ऊपर नीचे करता है, इस लिहाज से कि आपके पास जो क्लॉक साइकिल टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है कंट्रोल हैज़र्ड्स। कंट्रोल हैज़र्ड में क्या होता है कि हमारे पास ब्रांच के थ्रू हमारे पास पाइपलाइन के अंदर काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं। इसके भी तीन सॉल्यूशन है, स्टॉलिंग, अर्ली ब्रांच एग्जीक्यूशन एंड ब्रांच प्रिडिक्शन। स्टॉलिंग वही इमरजेंसी आपके पास गेट आ जाता है, पुश बटन आ जाता है। देन हमारे पास अर्ली ब्रांच एग्जीक्यूशन आ जाता है। इसके अंदर क्या हम करते हैं, आईडी स्टेज के ऊपर ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ब्रांच ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। देन हम ब्रांच प्रिडिक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास दो आगे टाइप्स हैं, स्टैटिक प्रिडिक्शन आ जाती है, डायनेमिक प्रिडिक्शन आ जाती है। डायनेमिक प्रिडिक्शन के अंदर क्या है कि हम 1 बिट 2 बिट प्रिडिक्शन करते हैं और इसके अंदर भी क्या सीन है यार, काफ़ी ईजी है, अभी तो पढ़ाया, जाके देख लो। सो ये थी अभी तक की वीडियो जिसके अंदर हमने कंट्रोल हैज़र्ड्स को देखा और सारी समरी को देखा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।